जिसको हम फेलियर कह रहे हैं अभी कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हुए, जो एम लैब्स का इनिशिएटिव था, उस फेलियर के दौरान हमने 4000 लोग ट्रेन कर दिए इंडस्ट्री के अंदर। मेजॉरिटी गेमिंग स्टूडियोज़ में कम से कम एक एम्प्लॉय जो है वो हमारा ट्रेंड है। बहुत सारे लोग मुझे मेरे से सारी ज़िंदगी ये बदुआ देते आ रहे हैं कि उनको किस रास्ते पे लगाया मैंने, बट मैं बबांगे दौल कहता हूँ कि मैं बच्चे ख़राब करने के बिजनेस में हूँ। कुछ बूढ़े भी उस प्रोसेस से मैंने ख़राब कर दिए। छोटी सी मैं एग्जांपल देता हूँ। आई रिमेंबर हम एक स्टार्टअप कर रहे थे, 2007-8 की बात है। कोई बैंक हमें अकाउंट देने को तैयार नहीं, बैंक अकाउंट नहीं देने को तैयार था। वो कहते थे स्टार्टअप क्या होता है। व्हेन वी रेज आवर फर्स्ट राउंड, तो हमसे सवाल ही हुआ कौन सी मशीनें हैं, कौन सी कुर्सियाँ हैं, कौन सा दफ्तर है जिसमें इन्वेस्टमेंट हुई है। तो वो जो क्लाउड सॉफ्टवेयर था वो हमने एक सीडी पे बर्न करके एनवेलप में डाल के SCCP को भेजा कि इस पे इन्वेस्टमेंट हुई है। तो देन आवर कंपनी वाज रजिस्टर्ड। जब रियलाइजेशन नहीं होती ना आपको, तो आप कुछ इंप्रूव नहीं कर सकते। जब आप अहमकों की जन्नत में रह रहे होते हैं ना, तो आप नहीं देख सकते कि अब आपने करना क्या है। किसी को भी $100 मिलियन देना तो वो उड़ा देगा और कुछ नहीं करेगा। जो सारी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने और उसको सॉल्व करने में ना, 1000 मिलियन कर लेते हैं। क्लियर साइकोलॉजी ऑफ लिमिटेशन अप्लाई होती है। वो लिमिटेशंस ही हमें एक्साइट करती हैं कि हम कुछ करें। अगर वो लिमिटेशंस रिमूव कर दें तो हम कुछ नहीं करेंगे। सही है। ऑल ऑफ अस विल बाय अ कॉन्डो, गेट अ गुड कार एंड देन सेटल डाउन एंड नॉट डू एनीथिंग एंड मे बी एंड अप स्पेंडिंग ऑल दैट मनी समवेयर। कोई भी काम, आपने सवाल पूछा ना, कोई भी काम कैसे किया जाए, तो उसका जवाब ही होता है उसको किया जाए, और कोई उससे बेहतर जवाब नहीं है। AI हमें बाहर बाद में निकालेगी, हम खुद अपने आप को पहले बाहर निकाल रहे हैं बाय बीइंग द लेजी पीपल कि हम AI का इस्तेमाल उस तरह से कर रहे हैं कि जस्ट लेजी यूज़ ऑफ AI। मेरा अपना ओपिनियन है ये कि इन्वेस्टर इवेंचुअली फोमो पे इन्वेस्ट करता है। उसको एक होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट, बिकॉज VC इन्वेस्टमेंट में इतनी इंसेन रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं या इस लेवल पे गैम्बल कर रहे हैं, तो आप यू वांट द नेक्स्ट ट्रेंड, यू वांट द नेक्स्ट बिग एग्जिट। मैं पर्सनली समझता हूँ अपनी ज़िंदगी में बहुत दफ़ा फेल होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाया और उसके बैगेज को कैरी किया और उसकी प्राइस पे की। सो उस एक्सपीरियंस ने मुझे सिखाया कि एक्नॉलेज करना बड़ा ज़रूरी है। कभी किसी सफ़र में कोई ऐसा हम सफ़र मिल जाता है अचानक कि आप रास्ता बदल लेते हैं, उसके साथ किसी और तरफ चले जाते हैं। इसको हम कहते होते हैं कि अगर आप अपने खुद कस्टमर हैं ना, बड़ी अच्छी बात है, बट को 2 हफ्ते के लिए अच्छी बात है। उसके बाद यू नीड टू लेट गो ऑफ दिस कि आप अपने खुद कस्टमर हैं एंड गो एंड टॉक टू अदर पीपल हु आर द पोटेंशियल कस्टमर्स एंड अंडरस्टैंड कि उनका पेन पॉइंट क्या है। अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैंने जिस इंसान को अपने साथ बुलाया है यहाँ पे पॉडकास्ट में, ये वो इंसान है जिसकी चक्कर में ना मैं भी ये एंटरप्रेन्योरशिप के चक्कर में पड़ गया और इस हिसाब से पिछले 18 साल से गुजर रहा हूँ। इनको कोई कीड़ा था या क्या मसला था, नौकरी छोड़ दी और जो है ना अजीबोगरीब फनकारियाँ करते रहे पिछले 15-16 साल। आज उसी पे हम इनसे बात करेंगे। सो आई हैव विद मी यासिर अवान। ही इज़ डायरेक्टर इनोवेशन एट यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब। आजकल ये हैं, उससे पहले और भी बहुत कुछ थे। तो देखते हैं जी यासिर साहब। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। बहुत सारे लोग मुझे मेरे से सारी ज़िंदगी ये बदुआ देते आ रहे हैं कि उनको किस रास्ते पे लगाया मैंने, बट मैं बबांगे दौल कहता हूँ कि मैं बच्चे ख़राब करने के बिजनेस में हूँ। कुछ बूढ़े भी उस प्रोसेस से मैंने ख़राब कर दिए। बट बिल्कुल ऐसे ही आपने वो बात की कि नौकरी छोड़ के एंटरप्रेन्योरशिप शुरू कर दी। तो मुझे याद है और हम देख सकते हैं कि फिर क्या हाल आपका हाँ, हो चुका है। बस ऐसे ही होता है, बाल सफ़ेद हो जाते हैं इस रास्ते में। अ, मुझे याद पड़ता है मेरी मंगनी हुई और मैंने नौकरी छोड़ दी और मैंने कंपनी शुरू कर दी। तो मेरे ससुराल जो खबर की तो उन्होंने कहा उनकी करना है मुंडे नू, इनू कुड़ी देनी कि नहीं दे। अच्छा जी, पहला सवाल बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है ना। बाकी चीज़ें आपने डिस्कस की होंगी इधर उधर। मैं आपसे ज़रा कड़वा सवाल करने लगा हूँ, ठीक है। और है ये बड़ा रियलिस्टिक सवाल। आप थोड़ा पीछे चले जाएं टाइम पे, 10 साल पीछे चले जाएं, तो आप जर्नलिज्म को रेवोल्यूशनाइज कर रहे हैं। थोड़ा आगे चले जाएं तो आप गेमिंग इंडस्ट्री को जो है ना वो इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, लॉन्च कर रहे हैं पाकिस्तान में, और पाकिस्तान की तकदीर बदल रहे हैं। और आज आप कुछ इनोवेशन और बच्चों को सिखा रहे हैं। So I'm sure that whenever you were doing all these things, you were actually in it and you were trying to genuinely do it. तो लेकिन I want to understand the thought process or the mindset that goes into someone like your mind, someone like you. मतलब उसके क्या माइंड में चलता है कि कैसे you embrace new challenge and let go of the previous one, because ये चीज़ें हॉन्ट करती हैं इंसान को, हमारे माशरे में तो बहुत ही करती हैं। एंड व्हाट आई हैव नोटिस पर्सनली इज़ के जो पिछला आपका लेट्स से जो मूव थी, उस वो यासिर रवान जो मूव कर रहा था फ्रॉम दैट फेज़ टू द नेक्स्ट फेज़, उसकी जो घबराहट थी या उसकी जो एंग्जाइटी थी, वो और जो अभी चेंज आया है आफ्टर स्पेंडिंग टाइम
और मेरे ख्याल से इसमें ज़्यादा आप यू आर मैच्योर एंड यू मस्ट हैव फेल्ट बेटर चांसेस ऑफ सक्सेस, ठीक है ना? बट द वे यू प्रोसीडेड फ्रॉम दिस to the next phase was relatively smoother and easier. That's what I felt. You announced it online और ये हो गया जी, नहीं चला, ये हुआ, आगे जा रहा हूँ। तो ये कैसे होता है? मतलब कैसे बंदा जो है ना अपने आप को समझाता है कि अब मैं ये हूँ, और दुनिया को भी बताता है धड़ल्ले से कि अब ये होने लगा जी मैं, और आपको ये मतलब क्रेडिबिलिटी चैलेंज क्यों नहीं फील होता कि यार अब लोग कहेंगे भाई पहले वो तुमसे नहीं हुआ तो ये भी तुमसे नहीं होगा? So ये इसके एज एन एंटरप्रेन्योर हाउ डू यू कमेंट ऑन दिस? यार इस सवाल के आई थिंक जवाब बहुत सारे हैं। हर इंसान अपने एक जर्नी से गुजरा होता है, अपने एक लर्निंग से गुजरा होता है। उसके जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, मैं जनरली बिलीव करता हूँ कि वो उसको स्ट्रांग भी बनाते हैं और वो उसको सिखाते भी हैं। आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है, जर्नी बहुत इंपॉर्टेंट है। एज अ पर्सन इन जनरल, इन स्पेसिफिक, आई लाइक लर्निंग न्यू थिंग्स। वो मुझे एक्साइट करती हैं। आई थिंक एज एन एंटरप्रेन्योर भी लोगों को नई चीज़ें सीखना, एंटरप्रेन्योर्स को पसंद होता है नए नए चैलेंजेस को सॉल्व करना, उनको फेस करना। अम, वो जो वॉर टाइम सीईओ का कॉन्सेप्ट होता है ना, जो हार्ड थिंग्स अबाउट हार्ड थिंग्स में डिस्क्राइब हुआ है, सो वो है। अब बट वन ऑफ द की फैक्टर्स जो आपने कहा ना कि कैसे आसान हो गया या कैसे मुख्तलिफ हो गया, या इस दफ़ा ज़्यादा एक्नॉलेजमेंट थी फेलियर की, वो इसलिए होता है कि डू यू रियली कॉल इट फेलियर? हाँ, डेफिनेटली एक तरीके से देखा जाए तो बिल्कुल, बट हर फेलियर में वो तो कहते हैं ना लोग लर्निंग होती है, बट ऐसा नहीं है कि फेलियर में आप कुछ अकम्प्लिश नहीं करते, वो काम करने जो निकले होते हैं उस दर्जे में भी। एक तो होता है ना अपनी ज़ात में आप लर्निंग करते हैं, बट अगर हम जिस फेलियर की अभी हम जिसको हम फेलियर कह रहे हैं अभी कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हुए, जो एम लैब्स का इनिशिएटिव था, उस फेलियर के दौरान हमने 4000 लोग ट्रेन कर दिए इंडस्ट्री के अंदर। मेजॉरिटी गेमिंग स्टूडियोज़ में कम से कम एक एम्प्लॉय जो है वो हमारा ट्रेंड है। हमने बहुत सारे इंडी स्टूडियोज़ स्टार्ट कर दिए जो अब गेम डेवलपमेंट कर रहे हैं इंडिपेंडेंटली। हमने टीचर्स को ट्रेन किया, हमने इकोसिस्टम की रिपोर्ट निकाल दी, इससे पहले किसी को पता नहीं था इकोसिस्टम कितने का साइज़ क्या है एंड एवरीथिंग। तो उस फेलियर के अंदर बहुत सारी चीज़ें हमने अकम्प्लिश कर दी। बट कमिंग बैक टू जो आपका सवाल था ना ओरिजिनली, अ, मैं पर्सनली समझता हूँ अपनी ज़िंदगी में बहुत दफ़ा फेल होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाया और उसके बैगेज को कैरी किया, उसकी प्राइस पे की। सो उस एक्सपीरियंस ने मुझे सिखाया कि एक्नॉलेज करना बड़ा ज़रूरी है। एंड वही बात है, मैं हमेशा ही कहता हूँ कि एक एंटरप्रेन्योर जो होता है ना, वो सीख रहा होता है, एंड आई थिंक वो राइट स्टेज पे तब पहुँचता है जब वो 2 चीज़ों को, हम मैट्रिक में याद होगा आपको या एफएससी में, आई डोंट रिमेंबर एग्ज़ैक्टली, एक एक्सपेरिमेंट करते थे, एक फुलक्रम पे 2 वेट्स को, मुख्तलिफ वेट्स को बैलेंस करना होता था। फुट्टा होता था, फुलक्रम होता था, आप उसपे एक ज़रा बड़ा वेट है, एक छोटा वेट। तो एक एंटरप्रेन्योर जो होता है ना, वो 2 वेट्स हैं जिनको 2 ट्रेड्स हैं जिनको बैलेंस कर रहे हैं। एक है परसिस्टेंस, दुनिया आपको ना आके कहती है आप पागल हो, ये काम नहीं चल सकता, क्यों कर रहे हो? वो वेरी आप करते जाते हैं। सिंगल माइंडेडनेस, आप कहते हैं करना ही करना है मुझे, क्योंकि आप ऑब्सेस्ड होते हैं, आपने प्रॉब्लम सॉल्व करना। और दूसरा होता है इमोशनल डिटैचमेंट, कि एक दिन आपको रियलाइज़ होता है ये काम नहीं होने वाला या ये काम नहीं हो सकता, एंड यू मूव ऑन। अब आप ऐसे सीख के नहीं आते, ये सीखते हैं। तो आई थिंक पास्ट में वो इमोशनल डिटैचमेंट, द फियर कि दुनिया क्या कहेगी, एक अपना फियर होता है, आइडेंटिटी क्राइसिस होता है कि मैं कौन हूँ? अगर मैं ये काम छोड़ दूँगा जो मैं करता रहा हूँ, दिन-रात 24 घंटे इसके बारे में सोचता रहा हूँ। तो आई थिंक यू लर्न एंड यू मूव ऑन। सो आई थिंक ये बिल्कुल इस दफ़ा चेंज था। वी रियलाइज़्ड कि हमने एक इम्पैक्ट क्रिएट किया है, वो जो भी हम शुरू करना चाहते थे, जो भी हम अचीव करना चाहते थे, वो हमने किया। हम उसको सस्टेनेबल नहीं बना सके, एंड देन वी रियलाइज़ कि इंडस्ट्री में बहुत सारे और इनिशिएटिव्स आ रहे हैं, गवर्नमेंट फंडेड भी इनिशिएटिव्स आ रहे हैं। तो जो हमने काम किया है उसको एज़ अ प्लेबुक यूज़ करके और लोग जो हैं उन कामों को इम्प्रूव कर सकते हैं, जो आगे ज़्यादा बेहतर फंडेड भी होंगे और डिफरेंट इनिशिएटिव्स होंगे। अच्छा, जो जो वो पॉइंट था, टिपिंग पॉइंट जहाँ पे एहसास होना शुरू हो गया था, वाज़ इट अ सरप्राइज़ और यू न्यू बट यू थॉट के वी माइट बी एबल टू सॉल्व इट? मतलब एक होता है ना कि इंसान उस तरफ देख ही नहीं रहा, लेकिन एकदम कहता है यार ये क्या मुसीबत आ गई, ये तो हमने सोचा ही नहीं, या फिर ये था कि नहीं हमें पता था और अब नहीं हो रहा यार, बहुत हो गई, बस अब नहीं सॉल्व हो रहा? नहीं, किसी न किसी दर्जे में आपको हमेशा पता होता है। अब दुनिया के लिए हमेशा सरप्राइज़ होता है। उसकी मल्टीपल वजूहात होती हैं। एक तो ये होता है कि एक आप दुनिया को एक बहुत डिफरेंट वर्ज़न पता होता है, उसको इंटरनल स्ट्रगल्स पता नहीं होते। बट उसके बावजूद अगर ऐसा ना भी हो, तो दुनिया के लिए सरप्राइज़ इसलिए होता है कि जब आपको काम ऐसा कर रहे होते हैं, तो आपकी आखिरी वक़्त तक कोशिश होती है कि इसको मैं कर लूँ किस तरह से। आई डू इट इन अ डिफरेंट वे। सो सरप्राइज़ नहीं था।
हमें हमेशा से पता था कि हमने जो है इस इनिशिएटिव्स को एम लैब्स को हमने सस्टेनेबल बनाना है, ये अपना रेवेन्यू खुद जनरेट करे। हमने वो कमर्शियल मॉडल भी इसके अंदर शुरू कर दिया और हमने एक रीज़नेबल सक्सेस तक किया। बट जो सक्सेस हमें चाहिए थी वो करने के लिए हमें शायद 2-3 साल का और वक्त दरकार होता, और क्योंकि इस वक्त पूरी इंडस्ट्री एक पैराडाइम शिफ्ट से गुजर रही थी, सो उसकी वजह से वो और भी प्रोलॉन्ग हो गया था। सो सो वी डिडंट हैव दैट कैपेसिटी कि हम उसको 3 साल वेट आउट करें, एंड इट वाज़ बेस्ट कि हम फिर बंद करें और मूव ऑन करें, और मे बी डू समथिंग एल्स। एंड क्योंकि मैं समझता हूँ कि उसका एक पार्ट डिसरप्टिव एजुकेशन का भी था, एंड जो अभी मैं काम कर रहा हूँ वो दैट्स एन इवन डीपर एंगेजमेंट। सो उसकी लर्निंग को लेकर अब एक आप एक डिफरेंट ब्रेड्थ पे अप्लाई कर रहे हैं, बजाय कि एक नीश इंक्यूबेटर के अंदर, एक जनरल या जेनेरिक इंक्यूबेटर के अंदर आप उसको अच्छा, apply सो और एक इससे रिलेटेड सवाल ये है कि जब आप इट इज़ अ जनरल परसेप्शन कि जब आप एक फेलियर में जाते हैं बड़ा पेनफुल होता है एंड ऑल दैट, बट द नेक्स्ट स्टार्ट इज़ ऑलवेज यू फील एम्पावर्ड एंड यू फील लाइक कि फ्रेश भी हो गए, लाइट भी हो गए हो, और बहुत लर्निंग्स भी हैं। बहुत से ऐसी मुसीबतें होती हैं किसी भी स्टार्टअप में जो फिर इंसान छुड़ाना चाहता है जान उनसे, वो छुड़ा ही नहीं पा रहा होता। गलत क्लाइंट, गलत हायरिंग, मॉडल खराब, को फाउंडर के मसले, एंड यू लाइक यार जान छुट जाए। उसके बाद आप नेक्स्ट टाइम जाते हो, लेट्स से को फाउंडर्स की बात करते हैं, तो हम कहते हैं यार अगली दफ़ा ना ऐसे बंदे के साथ काम नहीं करना, ठीक है, ऐसे बंदे हायर नहीं करने, इस तरह के किसी प्रोजेक्ट पहले से। सो आपकी वो लर्निंग्स जो थी पहले वाले स्टार्टअप के बाद दूसरी में क्या अप्लाई हुई और उनका फ़ायदा हुआ, या आपको लगा कि अरे नहीं यार इसमें एक और मसला भी होता है, वो नहीं पता था? हाउ मच प्रोग्रेशन हैपन्स आफ्टर वन फेलियर? मतलब हाउ मेनी फेलियर्स डू यू नीड टू बी एबल टू नेल समथिंग? यू नो व्हाट आई मीन? इज देयर सम पैटर्न लाइक दैट कि आप समझते हो कि जी अब मैं एक स्टार्टअप और फेल करूंगा, फॉर एग्जांपल, अब मैं दो और फेल करूंगा फिर मैं बड़ी चीज़ बनाऊंगा, या डू यू थिंक कि अब दो हो गया बहुत है, अब तीसरी दफ़ा मैंने गेम डाल देनी है? नहीं, मेरे ख्याल से तो कोई गोल्डन नंबर नहीं है। ठीक है, ऑल्दो शायद कुछ रिसर्चेस पॉइंट आउट करती हैं कि शायद 7वां स्टार्टअप सर था, तो छोड़ें वापस की, बट हमारे बाय द वे जिसको आप मेरा पहला स्टार्टअप कह रहे हैं वो मेरा 7वां स्टार्टअप था। अच्छा, उससे पहले 6-7 दफ़ा मैं फेल हो चुका था। अच्छा, ठीक है। बट मुझे जो अच्छी बात लगती है वो लगती है कि हर फेलियर में एक बहुत कोई स्पेसिफिक स्ट्रॉन्ग लर्निंग मुझे मुझे नज़र आई। अम, और वो बिल्कुल लर्निंग अगली दफ़ा आप अप्लाई करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई वर्क विद ऑल सॉर्ट्स ऑफ को-फाउंडर्स। कुछ चीज़ें बड़ी अच्छी, कुछ पार्टनरशिप्स बड़ी अच्छी रहीं, कुछ पार्टनरशिप्स बड़ी बुरी रहीं। तो मैंने हमेशा उससे सीखा। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बड़ी गोल्डन चीज़ मैंने ये सीखी, यू लर्न, आप वक़्त के साथ-साथ समटाइम्स आपको कुछ चीज़ें पता होती हैं, फिर आप जब मल्टीपल दफ़ा वो एक्सपीरियंस करते हैं ना, तो आपको रियलाइज़ होता है कि अच्छा ये एग्ज़ैक्टली क्या है, अब यू डिग डीप। तो जैसे मैंने रियलाइज़ किया कि ओपिनियन का डिफरेंस बड़ा ज़रूरी है को-फाउंडर्स के दरमियान में, बट प्रिंसिपली कोई डिफरेंस नहीं हो सकता। जैसे ओपिनियन का डिफरेंस ये है कि आप कहो कि एक काम इस तरह से होगा, मैं कहूँ दूसरी तरह से होगा। प्रिंसिपल का डिफरेंस ये है कि मैं कहूँ सूद इज़ फाइन, बड़ा अच्छा है, सूद खाना चाहिए, आप कहें नहीं, नहीं सूद तो नहीं खाते। अब हम मिल के कारोबार नहीं कर सकते क्योंकि ये प्रिंसिपल्स का डिफरेंस है। राइट, सो इसी तरह से हर चीज़ में कोई ना कोई लर्निंग होती है और आप आगे अप्लाई करते हैं। आई थिंक सबसे बड़ा टेस्ट लर्निंग के साथ-साथ ये होता है कि हाउ डज़ इट चेंज यू एज़ अ पर्सन? इसको समझने का तरीका ये है कि बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि आई स्टार्ट बाय ट्रस्टिंग पीपल। मैं लोगों को ट्रस्ट करता हूँ और फिर मैं आई लेट देम प्रूव मी रॉन्ग। अच्छा, टेस्ट ये नहीं होता कि यू ट्रस्ट पीपल। टेस्ट ये होता है कि जब कोई आपका पहली दफ़ा ट्रस्ट ब्रेक करता है, तो फिर क्या आप करते हैं? डू यू कीप ऑन ट्रस्टिंग पीपल और यू हुँ, चेंज योर पॉलिसी? हुँ, सो आई थिंक ये बड़ा ज़रूरी है कि आप जिस भी डायरेक्शन में जा रहे हैं, हाउ डू यू यूज़ दोज़ लर्निंग्स जो आपके साथ पहले हुई हैं। को-फाउंडर्स की बात ही होती है। बहुत सारे लोग इस फ़ियर से कि गलत को-फाउंडर मैं ढूँढ लूँगा, वो कभी को-फाउंडर ढूँढते नहीं। फिर कुछ लोग मेरे ऐसे बहुत मिले हैं, बल्कि कुछ नहीं बहुत मिले हैं, जो बड़ी कंपनी बना लेते हैं और फिर उनको ये होता है कि अब मेरे साथ कोई को-फाउंडर नहीं है। अब उनके लिए को-फाउंडर ढूँढना बड़ा मुश्किल होता है। जब एक रनिंग कंपनी है, बिल्कुल रियलिटी डिफरेंट है, ठीक है? फिर वो बहुत स्केप्टिक भी हो जाते हैं, अब लोग मेरे साथ इसलिए मिल रहे हैं कि कंपनी बड़ी है, वो या समझ नहीं पाते। अर्ली स्टेज में आसान होता है। तो आई थिंक वो आपकी लर्निंग शुड नॉट गेट इन द वे, इट शुड एम्पावर यू। क्योंकि यू शुड बी विलिंग टू मेक दीज मिस्टेक्स। सो इट्स नॉट अबाउट अ गोल्डन नंबर और गोल्डन रेशियो, कब आप सक्सेसफुल होंगे कितने फेलियर्स के बाद। बात इट्स अबाउट कि वो जो प्रैक्टिसेस हैं आप कैसे उनको रिफाइन करते हैं, कैसे उनको इम्प्रूव करते हैं। सो एक सवाल ये है कि जैसे जैसे मैंने कहा कि आप एवरी न्यू स्टार्टअप और एवरी न्यू इनिशिएटिव और करियर मूव
दैट यू हैव, ऑब्वियसली नेचुरली आप चाहेंगे कि यार ये अब ना पहले से बहुत बेहतर हो, और अब फाइनली कुछ ऐसा हो जाए जो कि मैं 4 साल के बाद अपने आप को ये नहीं कहने लगा कि यार बड़ा मज़ा आया सीखा, एक और फेलियर, ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है अब, ठीक है। तो सवाल मेरा ये है कि आपका कोई ऐसा माइंड बन गया था अलोंग द वे, जैसे फॉर एग्जांपल गेमिंग, यू एंडेड अप इन गेमिंग आफ्टर जर्नलिज्म, वाज इट बिकॉज यू started thinking about gaming while you were doing that and it was your second choice but you were like नहीं यार काम कर रहे हैं बहुत अच्छा है, वो भी बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन जब यहाँ से निकले तो अब शुक्र है चलो किसी वजह से अल्लाह को जो मंजूर, लेकिन नाउ आई एम गोइंग टू डू गेमिंग, फिर गेमिंग करते रहे, फिर बीच में एक और लव क्रिएट हो गया कहीं हल्का फुल्का बैक ऑफ द माइंड, उसको अच्छा लग रहा था दूर से देख के, और फिर आगे चल के देखा कि यहाँ से निकला हूँ तो अभी तो जाता हूँ, या फिर ये ऐसे होता है कि यार वो किधर आ गया हूँ, फेल हो गया हूँ, किधर आ गया हूँ, और अब जो है ना क्या चल रहा है भाई, पहले तो मैं सुन नहीं रहा था किसी की बात, तो बहुत फोकस था, और हाँ जी आप क्या, एक बंदा आपको मिलेगा कि यार मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें ये ऑफ़र कर रहा हूँ, मैं तुम्हें ये हमारा विजन है, ये हमारा विजन है, एंड देन यू अप्लाई योर लर्निंग, योर रूल्स, जिसे आपने कहा कि को फाउंडर कैसा होगा, अपॉर्चुनिटी क्या होगी, क्या इम्पैक्ट करना चाह रहे हैं, एंड देन यू ब्रिंग दैट energy or whatever knowledge into the table, and then you go from there. How does that work? Has worked for you, and do you think it I might think work for it's a little bit of everything. बिल्कुल आपको कोई कभी किसी सफ़र में कोई ऐसा हम सफ़र मिल जाता है अचानक कि आप रास्ता बदल लेते हैं उसके साथ, किसी और तरफ चले जाते हैं, बट गेमिंग की अगर हम बात करें तो वैसे, या मैंने कोई भी ऐसा काम किया है, वो आई थिंक वो मेरा पैशन पहले से था। मुझे याद है जब मैं एक बात बताता होता हूँ कि ब्रायन लारा जब 99 आई क्रिकेट की गेम थी, तो मैं बड़ा एक्साइटेड था, मुझे बड़ी अच्छी लगी, तो मैंने एक बड़ा लंबा चौड़ा सा गेम डिज़ाइन डॉक्यूमेंट लिखा और मैंने कोड मास्टर जो उसका पब्लिशर था उनको ईमेल की उस ज़माने में, दिस वाज आई थिंक लेट 90s, कि यार गेम बड़ी अच्छी लगी लेकिन आप ना इसमें ये चीज़ें ऐसे ऐसे होनी चाहिए थी, एंड दे रिस्पॉन्डेड एंड दे सेड वी आर नेवर गोइंग टू बिल्ड अ क्रिकेट गेम अगेन, सो दिस वाज इट, ठीक है। सो गेम्स का हमेशा से आई रिमेंबर 90s में, स्टार्टिंग विद डूम और बाद में क्वेक, वो क्या कहते हैं ना, एक I know you थोड़ा used बहुत, to play, मुझे याद है। हाँ, आई यूज्ड टू प्ले competitively एज़ वेल, आई वाज़ नॉट दैट गुड बट आई यूज्ड टू प्ले competitively, बट उससे पहले भी मैप डिज़ाइन, इन गेम्स के अंदर मैप्स बनाना, देखना कि कैसे मैप डिज़ाइन वर्क करता है, तो हमेशा एक क्यूरियोसिटी थी। या सो जनरली जो भी काम मैंने किए हैं वो कहीं न कहीं डॉट्स जाके कनेक्ट होती हैं, कि कोई ना कोई 10 साल 20 साल पहले का वो काम, कोई ऐसी चीज़, अम, जो मेरा डिज़ाइन का बैकग्राउंड है इन टर्म्स ऑफ फंक्शनल डिज़ाइन या यूज़र एक्सपीरियंसेस डिज़ाइन करने का। आई एक्चुअली स्टार्टेड ऑफ एज़ अ डिज़ाइनर, पहली कंपनी मैंने एक डिज़ाइन स्टूडियो शुरू किया, ऑल्दो दैट वाज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ डिज़ाइन, नॉट दैट वाज़ प्रिंट एंड वेबसाइट डिज़ाइन, बट स्टिल, सो हमेशा डॉट्स कनेक्ट होती हैं, हमेशा कोई नहीं, आपका एक इनहेरेंट पैशन होता है, और अगर और कुछ नहीं होता ना तो वही बात है कि एक प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करने का, ऑब्जर्व करने का, अ, उसको सॉल्व करने का एक नैक हर एंटरप्रेन्योर के अंदर होता है। वो नहीं होता तो फिर आप ये काम नहीं कर सकते। यू कांट बी पैशनेट, सडनली कम इनटू एन इंडस्ट्री एंड बी पैशनेट अबाउट कि यार ये काम मुझे करना है। मैं आपको अभी एग्जाम्पल देता हूँ ना, मैं द रीज़न आई एम स्टडिंग दिस के, सो आई हैव बीन रनिंग दिस कंपनी राइट, RLT स्क्वायर, और सर्विसेज और ई-कॉमर्स, और बड़ा सा काम कर रहे हैं, अभी भी चल रही है, लेकिन लाइक आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट कि यार क्या मुझे करना चाहिए, तो मैंने अपनी बेटी को होम स्कूलिंग कराई, और वहाँ से मुझे समझना शुरू हुआ कि यार देयर इज़ एन एलिमेंट ऑफ पैशन आई हैव अबाउट एजुकेशन फॉर एग्जांपल। अब मेरे अंदर दिमाग में चलता जा रहा है कि यार मे बी आई शुड बी डूइंग दिस, लाइक ये ठीक है, लेकिन यार वो करना चाहिए, वो बहुत अच्छा लगता है। तो अब मुझे कोई अगर वन फाइन डे इफ आई स्लीप, जैसे वो कहते हैं ना, इफ यू आर गिवन $100 million टुडे, तो तुम क्या करोगे, या तुम्हारा ये मनी पैसों का मसला हल कर दे तो क्या करोगे, तो मुझे लगता है कि इफ आई वेक अप एंड समबडी टेल्स मी कि यार नो वरीज, तो आई विल जंप इनटू दिस सेक्टर, ठीक है ना। तो यू नाउ जॉइनिंग UCP, ठीक है, आफ्टर गेमिंग, आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड के हाउ व्हाट वाज द डिसीजन प्रोसेस के, like is it random, is it somewhat uh, overlapping with what you wanted to do, or is it that you were eyeing on and you were actually thinking यार time to, I think you are actually training people or लोगों को सोचना सिखा रहे हो, right, innovation क्या है सारा, तो is it a conscious decision या पहले से decide हो रहा था, या फिर after you decided कि चलो आगे चले? बाय द वे, पहले वैसे तो किसी को भी $100 million देना तो वो उड़ा देगा,
और कुछ नहीं करेगा। आई थिंक वो जो सारी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने और उसको सॉल्व करने में ना एक आधा मिलियन कर लेते हैं क्लियर साइकोलॉजी ऑफ लिमिटेशन अप्लाई होती है। वो लिमिटेशंस ही हमें एक्साइट करती हैं कि हम कुछ करें। अगर वो लिमिटेशंस रिमूव कर दें तो हम कुछ नहीं करेंगे। सही है। All of us will buy a condo, get a good car, and then settle down and not do anything, and maybe end up spending all that money somewhere. So आई थिंक ये जर्नी ऑफ डिस्कवरी होता है। सो मुझे थोड़ा सा इवन जब हम अपना मीडिया में काम कर रहे थे तो उस वक्त से ही इकोसिस्टम के अंदर कंट्रीब्यूट करने का एक शौक था कि अच्छा यार, आपका अपना एक जर्नी होता है ना, आपने एक स्ट्रगल की होती है, तो ये लाइक अच्छा मेरे बाद आने वाले लोग मुझे जो है वो उस तरह से स्ट्रगल ना करें। मुझे याद है एक मेरे मेंटोर हैं थे एक ज़माने में, वेरी फेमस गाय, वेरी सक्सेसफुल गाय। तो मैं एक दिन उनसे पूछा कि आप तो हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स की कंपनीज एक्वायर करते हैं एंड आई एम अ नोबडी, तो ये व्हाई आर यू स्पेंडिंग टाइम विद मी? तो हिज आंसर वाज वेरी क्लियर एंड वेरी इंस्टेंटेनियस एंड ही वाज लाइक कि so that when it's your turn you don't ask this question कि what's in it for me, because I asked him कि what's in it for you. um, so I think that really set the tone for के इसको बात को बेस्ट वो जवाद फरीद, there is a friend of mine who says कि you should be writing the checks that you can write right now, बजाय कि इंतज़ार करें कि जब ज़िंदगी में मुझे ये मिलेगा तो फिर मैं कुछ करूँगा। तो आई स्टार्टेड राइटिंग दोज चेक्स रियली अर्ली ऑन कि अच्छा हाउ कैन वी सपोर्ट अदर एंटरप्रेन्योर्स, उनके लिए कैसे कोई किसी के साथ कोई कोलैबोरेट कर सकते हैं। बिकॉज वही बात है ना, हम इकोसिस्टम को ताना देते हैं कि लोग कोलैबोरेट नहीं करते और हम खुद भी नहीं कर रहे होते। सो वहाँ से करते करते एक जर्नी ऑफ डिस्कवरी था। आई एंडेड अप इन NIC लाहौर। जब वो मीडिया से मैंने एग्जिट लिया, NIC लाहौर में एक ट्रेनिंग का वो एक एलिमेंट मौजूद था। फिर जब गेमिंग में आया वहाँ एम लैब्स का इनिशिएटिव भी चलाया। तो यूँ समझे कि मैं खुद डिस्कवरी पाथ पे था कि मुझे ज़िंदगी में क्या करना है। इन माई 40s आई स्टिल हैड नॉट इवेंचुअली फिगर्ड आउट कि मुझे क्या करना है। मैं उस पाथ पे चल रहा था और वो पाथ बनते बनते कुछ डिसरप्टिव एजुकेशन का बन गया कि यार मुख्तलिफ तरीक़ों से लोगों को वो चीज़ें जो उनको सीखनी चाहिए कैसे सिखाई जाएँ या उनको मोटिवेट कैसे किया जाए सीखने के लिए। सो वो करते करते जब उससे मैं मूव ऑन किया तो आई वॉज टेकिंग अ ब्रेक, बट देन दिस अपॉर्चुनिटी केम अप और मुझे लगा कि इसमें मैं एम्पावर हो रहा हूँ बिकॉज एक क्लियर इंक्लिनेशन है ऑफ दिस कल्चरल चेंज कि यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब ने कुछ मुख्तलिफ करना है। एंड वो उसको मेजर कैसे करते हैं कि किस तरह के लोगों को बुला रहे थे और किस तरह की काम उनको किस तरह से उनको एम्पावर कर रहे थे टू लेट देम डू देयर जॉब। सो दैट हेल्प मी मेक दैट डिसीजन। दिस केम आउट ऑफ नोवेयर, बट आई माई सेल्फ वॉज ऑन अ जर्नी जिसके साथ ही बहुत अच्छा लाइन हो रहा था। Let me describe you, to you a phenomena या एक अंडरस्टैंडिंग जो मैं देखता हूँ कि मुझे ऐसे लगता है कि जो एक एंटरप्रेन्योर का काम होता है ना सही वाला, अदर देन कि उसको पैशन हो ये वो, लेकिन वो बेसिकली एक प्रॉब्लम सॉल्व करता है ना, मतलब वो जेन्युइन नीड पूरी करता है। और मुझे ऐसे लगता है कि ये 10-15 साल से मैं फ़ील कर रहा हूँ, जब से मैं एंटरप्रेन्योरशिप में आया हूँ, मुझे ये समझ में आता है कि हमारे जो आइडियाज़ होते हैं ना, वो ना हमारी रियलिटीज़ के साथ नहीं जा रहे होते इतना। मतलब वो इम्पोज्ड से होते हैं। यूँ होता तो क्या होता, अगर मैं बना दूँ अगर, तो लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है? जैसे मैं मिसाल देता हूँ तो कि हम दूध की दुकान इसलिए खोल लेंगे कि दूध पीना चाहिए लोगों को और ये सेहत के लिए अच्छा होता है। लोग नहीं पीते, लोग लोग ठंडी बोतल पीना चाहते हैं, उनको गर्म बोतल ठंडी चाहिए। लेकिन हम कहते हैं बोतल तो वैसी सेहत के लिए अच्छी नहीं है, दूध पीना चाहिए। तो ये ज़िद ज़िद से आते हैं और फिर चलता नहीं है वो काम। तो ऑन द अदर हैंड मैं कहता हूँ इस तरह मैं कहता हूँ कि स्टीव जॉब्स पाकिस्तान में होता, तो क्या वो आईफ़ोन बनाता या वो एजुकेशन का प्रॉब्लम सॉल्व करता? ठीक है? बिकॉज़ पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला घूम फिर के ना, तो अगर मैं आपको देखूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, जो व्हाट आई एम हियरिंग, एज़ लॉन्ग एज़ यू हैव नॉट गिवन अप ऑन योर ओन जर्नी एंड यू आर लाइक यार मैं तो बुड्ढा हो गया हूँ और मैं किसी और को अब कोच बन जाता हूँ, ठीक है? तो मेरा ख़्याल है ऐसा नहीं होगा प्रोबेबली। तो मैं अज्यूमिंग दैट आई फ़ील लाइक आफ्टर डूइंग अ लॉट ऑफ दिस एंड दैट, ठीक है ना, यू आर नेचुरली रीचिंग टू अ पॉइंट वेयर यू आर नाउ वर्किंग ऑन द एक्चुअल प्रॉब्लम ऑफ दिस कंट्री, ठीक है ना? और वो यही है कि यार एक आदमी क्या ही कर लेगा ऐसे लोगों के बीच में कि जहाँ लोगों को ना सोचना आता है, ना लोगों को कुछ करना आता है। कोई बड़ी चीज़ बनाने के लिए आपको लोग चाहिए, लाइक माइंड लोग, टैलेंट चाहिए, फिर कोई बड़ी चीज़, उस बड़ी से बड़ा, अब मैं कह रहा हूँ टेक्नोलॉजी में, यहाँ तो बड़ी फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हैं, कन्फ्यूजन्स हैं, लोगों को यही नहीं पता कि यहाँ रहना है कि नहीं रहना, इन ऑल दैट स्टफ। सो मेंटरिंग और उनको समझाना और उनको एम्पावर करना इज़ प्रॉबेबली
the biggest opportunity and the biggest problem as a result and biggest opportunity of this country, and you have somehow, after all that work that you have done and moving, you've landed into the right spot, और उसके बड़े फ्लेवर्स हैं, स्कूलिंग है, लाइक ऊपर करना है, नीचे समझाना है, तो हाउ वुड यू कमेंट ऑन दिस एनालिसिस? I think it's a fair enough comment. मैंने माई एक्सपीरियंसेस हैव टॉट मी कि जो कंडीशनिंग है ना, इससे जालिम कोई चीज़ नहीं होती। आपकी इनएबिलिटी टू इवन इमेजिन, मुझे आपने बात की ना क्या प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और क्या करना है क्या नहीं। जब रोटी कपड़ा मकान में आप फंसे होते हैं ना, तो भूखे पेट को कोई चीज़ और दिखाई नहीं देती, वो सिर्फ आज का खाना, कल की रोटी, वो इसके बारे में सोचता है। सो आपकी कंडीशनिंग और अपब्रिंगिंग से बड़ा गहरा ताल्लुक है। उसमें फिर घर में जो अपब्रिंगिंग हो रही है आपकी, स्कूल्स में जो आपको सिखाया जा रहा है, वो सब आपकी कंडीशनिंग में, सोसाइटी जो आपको प्रेशर दे रही है, वो आपकी कंडीशनिंग में कंट्रीब्यूट करते हैं। और अब तो साइंस ही कहती है बाय द वे कि ट्रॉमा जो है ना, फॉर इंस्टेंस, वो ट्रांसजनरेशनल ट्रांसफ़र कैसे होता है, वो जेनेटिक्स से होता है। सो मतलब गेम इज़ डन, मतलब इस तरह से कि आप जिस माहौल में, जो आपके पेरेंट्स का ट्रॉमा था ना, वो जेनेटिकली आपके अंदर एक्टिवेट होता है। यानी कि एक तो हम मतलब समझते थे ना, जब आपकी अपब्रिंगिंग होती है तो वो ट्रॉमा ट्रांसफ़र होता है थ्रू एक्सपीरियंसेस। ऐसा नहीं है, वो भी है, यूज़ नहीं है वो, बट वो इस एक्सपीरियंस से पहले ही आप उस तरह से पैदा हो जाते हैं। तो कंडीशनिंग इतनी ज़ालिम किस्म की चीज़ है ओह गॉड, कि आप जिस माहौल में, वो जो हम अपनी सोसाइटी को, अपने इर्द-गिर्द लोगों को जो हर बात पे रिज़ेंटफुल होते हैं, उनको ब्लेम करते हैं ना, वो जनरेशन दर जनरेशन चलता आ रहा है ट्रॉमा, जो ट्रांसफ़र हो रहा है। फिर उसमें अपब्रिंगिंग का भी ऐड ऑन एलिमेंट हो जाता है। सो इट्स अ फेयर इनफ थिंग जो आपने बात की कि प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू हो जाते हैं, वो एक, आई थिंक जनरली एक इंजीनियरिंग या मेकर या बिल्डर माइंडसेट का एक चीज़ होती है कि प्रॉब्लम को समझे बगैर हम सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। तो एम्पैथी इतनी होती है कि नज़र आ रही है प्रॉब्लम, क्योंकि प्रॉब्लम्स इतनी हैं हमारे इर्द-गिर्द, या बट हम कूद पड़ते हैं सॉल्व करने के लिए, पहले समझते नहीं हैं। इसको हम कहते होते हैं कि अगर आप अपने खुद कस्टमर हैं ना, बड़ी अच्छी बात है, बट को 2 हफ्ते के लिए अच्छी बात है। उसके बाद यू नीड टू लेट गो ऑफ दिस, कि आप अपने खुद कस्टमर हैं, एंड गो एंड टॉक टू अदर पीपल हू आर द पोटेंशियल कस्टमर्स, एंड अंडरस्टैंड कि उनका पेन पॉइंट क्या है। तो और ये चीज़ हमारे यहाँ कहीं सिखाई नहीं जाती। हम स्किल्स की बात करते हैं तो हम टेक्निकल स्किल्स की बात कर लेंगे, हम सॉफ्ट स्किल्स की बात करते हैं तो हम कम्युनिकेशन की बात तो कर लेंगे, बट किसी से कैसे बैठ के उसका पेन पॉइंट निकलवाना है, उसका दर्द कैसे जानना है, उसको कैसे कंफर्टेबल करना है अपने से बात करने के लिए, वो एलिमेंट कहीं ना सिखाया जाता है, ना हमारे यहाँ कहीं प्रैक्टिस में होता है। सो एब्सोल्युटली ये करते-करते जब आप थाउज़ेंड्स ऑफ लोगों से बात करते हैं, हंड्रेड्स ऑफ पिचेस सुनते हैं, एनआईसी लाहौर का जो एक्सपीरियंस था, जहाँ पर आई वर्क विद अ लॉट ऑफ स्टार्टअप्स एंड लुकिंग एट देयर जर्नी, उनके चैलेंजेस, उनका माइंडसेट चेंज पे काम करके, आई डिड रियलाइज़ कि ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। और अगर आप वाक़ई में कुछ चेंज लाना चाहते हैं सोसाइटी में, तो आपको स्टार्ट करना पड़ेगा इस कंडीशनिंग को ब्रेक करने से। या अच्छा, अब उसमें लाइक यू सेड बहुत सारे एवेन्यूज़ हैं। बट आप ये समझो कि अभी भी आई एम गोइंग फॉर द लो हैंगिंग फ्रूट, बिकॉज़ यूनिवर्सिटीज़ आर द बिल्कुल, ईज़ीएस्ट एक्सेस। असल में काम स्कूल्स में होना चाहिए, क्योंकि वो जब इस बच्चे को एक डब्बे में बंद किया जा रहा होता है ना, वो उस वक़्त ही वो प्रोसेस रोकने की ज़रूरत है। या उस वक़्त ही उसको ये ना होने दें हम। और हमने इसका एक्चुअली बाय द वे डेटा देखा है। जितने यंगर लोगों के साथ हम काम करते हैं, उतना ईज़ी प्रोग्रेस करते हैं, उतना तेज़ प्रोग्रेस होती है। एब्सोल्युटली। इट्स जस्ट दैट कि वो एक्सेस हमारे पास अभी यूनिवर्सिटी लेवल पे है, तो हम वहाँ ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं उस पे। अच्छा, अब एक सवाल मेरा ये है कि सो आई एम गोना टेक योर ओपिनियन, सो जस्ट दैट वाज मोस्टली अबाउट यू कि हाउ हैव यू हैंडल दिस ट्रांजिशंस, ठीक है ना? अब एक चीज़ ये है कि अबाउट आईटी इंडस्ट्री, ठीक है? सो प्रोडक्ट और सर्विसेज की एक डिबेट होती है, ठीक है? बहुत से लोग ये कहते हैं कि प्रोडक्ट करनी चाहिए, और फिर बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं जी, असल तो जॉब्स मिलेंगी जब सर्विसेज होंगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा एंड ऑल दैट। और आपने प्रॉब्ली दोनों दफ़ा शायद आई वुड से प्रोडक्ट ही थी, काइंड ऑफ, यू आर बिल्डिंग गेम्स, और उसमें वो ठीक है, ट्रेनिंग वगैरह सारा चल रहा था, लेकिन इवेंचुअली तो कोई आउटपुट बना के दे रहे हैं। और वो जो पहला था स्टार्टअप था, वो प्रोडक्ट थी, और अब है थोड़ा डिफरेंट है, बट हाउ डू यू सी, डू यू फर्स्ट ऑफ ऑल डू यू फाइंड योरसेल्फ qualified to talk about services? We haven't been into services in that sense, but you initially, I think you did join a company, and then eventually you've been in touch with everyone. How do you comment on the real opportunity in this country? Is it on the product side, or the services side, or there is a interconnection between them? How do you see this? सो आई डिड वर्क इन एंटरप्राइज़ फॉर 3 इयर्स, बट ज़्यादातर मैंने जहाँ पे अपनी कंपनी सुनाई, तो वो प्रोडक्ट ओरिएंटेड कंपनीज़ थी सारी की सारी। आई थिंक मसला
पहली सतह पे सर्विसेज और प्रोडक्ट के दरमियान किसी कंपैरिजन जब हम करते हैं ना, तो इट्स नॉट अबाउट कि कोई चीज़ अच्छी है कोई बुरी है। आई थिंक नैरेटिव डिफाइन करते वक्त ना अपनी ज़ात से ऊपर होकर नैरेटिव को डिफाइन करना चाहिए। अभी आजकल के दौर और एआई को छोड़ देते हैं 1 मिनट के लिए कि सर्विसेज का क्या हाल होने जा रहा है या हो गया है। हम पिछले 20 साल से अपने आप को क्या कहानी सुना रहे हैं? हम अपने आप को 20 साल से कहानी सुना रहे हैं, हम इंडिया को कम्पीट करना चाहते हैं। हम वी आर अ $2.5 बिलियन और अब शायद $3 बिलियन या $3.5 बिलियन इंडस्ट्री। इंडिया इज़ अ 220 या $260 बिलियन आईटी इंडस्ट्री। वी आर नॉट इन द सेम लीग। तो अपने आप को जब हम ये वी लिव इन फूल्स पैराडाइज़ जब हम वो अपने आप को जहाज ये भी कहानी अब सुनाते हैं। मजबूत हो गए और जहाज भी आगे निकल गए अब। मतलब आप हम एक लीग में नहीं है ना, हम किंडरगार्टनर्स हैं, वो शायद पीएचडी कर रहे हैं, पता नहीं इतने लेवल इतना फ़र्क है, हम उनसे इतना पीछे हैं। तो अच्छा इससे नुकसान क्या होता है कि जब रियलाइज़ेशन नहीं होती ना आपको, तो आप कुछ इम्प्रूव नहीं कर सकते। जब आप अहमकों की जन्नत में रह रहे होते हैं ना, तो आप नहीं देख सकते कि अब आपने करना क्या है। अच्छा एक तो ये बात है। दूसरा मैं समझता हूँ कि मेरी ज़ाती राय में दौर इनोवेशन का ही है। इनोवेशन का ही था और इनोवेशन का ही है। वो जो जो हम सर्विसेज़ की दुनिया बेच रहे थे, वो बहुत साल पहले ख़त्म हो गया। अब आप येस यू कैन बी बैक वाटर्स ऑफ द आईटी इंडस्ट्री टू अ सर्टेन एक्सटेंट, बट आपने वो जो एक्सपोनेंशियल इंक्रीज़ आप जो एस्पायर कर रहे हैं ना कि आपको करना है, वो आपको इनोवेशन और नॉलेज इकॉनमी नहीं ला के देना। वो सर्विसेज़ नहीं ला पाएँगी। आजकल के दौर में तो वैसे ही नहीं ला पाएँगी, बट हमने देख लिया है, 20 साल में तो नहीं आया और वो बहुत स्लो इंक्रीज़ है। आई नो वी हैव अ लॉट ऑफ पीपल एंड सर्विसेज़ एसेंशियली आर अ फैक्टर ऑफ जितने लोग लगाते जाएँगे, जितने आप स्टाफ ऑगमेंट करते जाएँगे, जितने सेल करते जाएँगे आवर्स, उतने आप रेवेन्यू कमाते जाएँगे। बट मेरा नहीं ख़्याल कि आज के दौर में अब कोई आप पाकिस्तान से कह लें कि आप कोई इन्फोसिस बना लेंगे। ये नहीं होने वाला। तो आई बिलीव कि इनोवेशन और नॉलेज इकॉनमी ही हमें कहीं लेके जाएगी और कुछ नहीं होगा। इन्फोसिस तो मेरा ख्याल है सिस्टम लिमिटेड और नहीं बनेगी शायद दोबारा। लाइक इन्फोसिस तो बहुत आगे है। अच्छा, सो इन दिस सिनेरियो, सो प्रोडक्ट इनोवेशन, ठीक है? सो एक बड़ा रिलेटेड रिलेटेड क्वेश्चन ये है, बन क्यों नहीं रही कोई? ये बड़े लोगों ने कोशिश की है, सब कुछ हो रहा है, तो क्या मसला है? एक नेचुरल एक इकोसिस्टम का प्रोग्रेशन होता है। हम इकोसिस्टम को बहुत माइक्रो लेंस से शॉर्ट टर्म में देखते हैं। इकोसिस्टम्स को आप माइक्रो लेंस से शॉर्ट टर्म्स में नहीं देखते। आप उनको मैक्रो लेंस से और लॉन्ग टर्म में देखते हैं। छोटी-सी मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ। आई रिमेंबर हम एक स्टार्टअप कर रहे थे, 2007-8 की बात है। कोई बैंक हमें अकाउंट देने को तैयार नहीं था। बैंक अकाउंट नहीं देने को तैयार था। वो कहते थे स्टार्टअप क्या होता है? ठीक है। व्हेन वी रेज़्ड आवर फर्स्ट राउंड, तो हमसे सवाल ही हुआ कौन-सी मशीनें हैं, कौन-सी कुर्सियाँ हैं, कौन-सा दफ़्तर है जिसमें इन्वेस्टमेंट हुई है। तो वो जो क्लाउड सॉफ्टवेयर था वो हमने एक सीडी पे बर्न करके एनवेलप में डाल के एससीसीपी को भेजा कि इस पे इन्वेस्टमेंट हुई है, तो देन आवर कंपनी वाज़ रजिस्टर्ड। ठीक है। फास्ट फॉरवर्ड नाउ लोग कंप्लेन करते हैं कि मुझे पेमेंट गेटवे नहीं मिलता, 6 महीने इंटीग्रेशन में लग जाता है, बहुत स्लो काम होता है, सब कुछ होता है, बट पेमेंट गेटवे मिल जाता है। यू कैन गेट पेमेंट्स फ्रॉम कस्टमर। 14 साल पहले, 15 साल पहले, 16 साल पहले आपको बैंक अकाउंट नहीं मिलता था। ठीक है। सो यू हैव कम अ लॉन्ग वे फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। हमारी डिजिटल इकोनॉमी बहुत इम्प्रूव की है। फिनटेक में यू सी पीपल आर यूजिंग एडॉप्शन आ रही है। ग्लोबली भी आ रही है। फॉर एग्जांपल समथिंग लाइक टिकटॉक, ऑफ कोर्स उसने लोगों को बहुत डिजिटल ट्यून कर दिया है टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने में। अब जहाँ तक सवाल है कि बड़े स्टार्टअप्स नहीं आ रहे, हम जनरली अगर हम लोकलाइज़ देखते हैं ना, एक तो है कि आप ऐसी इनोवेशन करें जो आप इंटरनेशनली बेचें। ठीक है, जो कुछ साल तक लोग SaaS कह रहे थे, अब शायद एआई की साइड पे बात कर रहे हैं। वहाँ पर बात ये है कि अभी हम आई थिंक बेबी स्टेप्स ले रहे हैं बहुत। हमें हमारा वो एक्सपोज़र नहीं है। कुछ चीज़ें आर प्रोडक्ट ऑफ एक्सपोज़र, नॉट एजुकेशन। ठीक है। जब वो एक्सपोज़र मार्केट में आएगा, इनफ पीपल हैव ट्राइड इट, तो फिर होगा। आप देखते हैं ना, एक करीम का एग्ज़िट हुआ, तो मार्केट कैसे एकदम से एक्सेलरेट हुई। ठीक है। हम उस एक्सेलरेशन को शायद सस्टेन नहीं कर सके, कुछ ग्लोबल चेंजेस भी आ रहे थे। और वहाँ पर भी मैं बड़ा कैंडिड बात करता हूँ, मैं समझता हूँ कि ग्लोबली भी वही चेंजेस आ रहे थे जो लोकली आ रहे थे। सिर्फ़ क्योंकि आपको याद होगा कि 1 आध साल पहले तक या बिल्कुल ये अब जनरेटिव एआई से बिल्कुल थोड़ा-सा पीछे चल जाएँ, तो इवन सिलिकॉन वैली में लोग कह रहे थे कि प्रॉफ़िटेबिलिटी होनी चाहिए, ये ग्रोथ फाइनेंसिंग, ये चीज़ें छोड़ देनी चाहिए, प्रॉफ़िटेबल हों, आप ट्यून करें उस हिसाब से अपनी कंपनी को एंड एवरीथिंग, एंड सडनली जनरेटिव एआई केम इन। तो मुझे लगता है, मेरा मेरा अपना ओपिनियन है ये, कि इन्वेस्टर इवेंचुअली फोमो पे इन्वेस्ट करता है। उसको एक होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट, बिकॉज़ वीसी इन्वेस्टमेंट में इतनी इनसेन रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं या इस लेवल पे गैम्बल कर रहे हैं, तो आप यू वांट द नेक्स्ट ट्रेंड, यू वांट द नेक्स्ट बिग एग्जिट। हमारी मार्केट में बड़ी कंपनियां इसलिए नहीं बन रही हैं कि 2-3 फंडामेंटल चीज़ें मिसिंग लगती हैं मुझे।
एक तो ये है कि हमारी लोकली इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही ज़्यादा। बहुत सारी फर्म, बहुत सारे लोगों ने, देयर प्लेंटी ऑफ पीपल दैट शुड बी गिवन लॉट ऑफ क्रेडिट, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट स्कीम फंड शुरू किए, अभी भी कर रहे हैं, बट वो बहुत सारी पैसे बाहर से भी आ रहे हैं। लोकल इन्वेस्टमेंट्स मैं समझता हूँ होना ज़रूरी है। जब तक लोकल इन्वेस्टर्स सामने नहीं आएंगे ये चीज़ें ग्रो नहीं करेंगी। और दूसरा, लोकल एग्जिट होना भी ज़रूरी है। सो जब कंपनीज, आप, क्योंकि इन्वेस्टर ने क्यों इन्वेस्ट करना है, या बेसिकली इन्वेस्टर क्या कर रहा है, दे आर थ्रोइंग फ्यूल ऑन फायर, ठीक है ना। तो वो आग लगानी है, तो आग लगा के कुछ करना भी तो है ना। तो इवेंचुअली इन्वेस्टर को तो एग्जिट तभी मिलेगा जब कंपनी एग्जिट करेगी, और तो कुछ नहीं होगा। तो लोकली एग्जिट होना भी ज़रूरी है। तो आई थिंक ये 2-3 चीज़ें होंगी तो हमारी इकोनॉमी आगे चलेगी, तेज़ी से चलेगी। आगे वैसे भी जाएगी, क्योंकि देखिए ना, डिजिटल लिटरेसी बढ़ी, डिजिटल यूजेज बढ़ा। उससे क्या होता है, जब डिजिटल यूजेज बढ़ता है ना, तो आपका वैल्यू ऑफ अ डिजिटल यूज़र ऊपर जाती है। अगर फिनटेक हो रही है, ई-कॉमर्स हो रही है, जो कि बेसिक यूज़ केसेस हैं। अब हम वही बात करते हैं तो हम कहते हैं लोग ट्रिवियल कंपनी चला रहे हैं जी, ई-कॉमर्स कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया। भई जब एक अर्ली इकोसिस्टम होता है ना, तो उसमें आप एवरीडे प्रॉब्लम्स पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है? लेकिन अब आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, आप फिनटेक कर रहे हैं, ये चीज़ें आपकी हिस्ट्री बना रही हैं, डिजिटल फाइनेंशियल हिस्ट्री बना रही हैं। दैट एसेंशियली मीन्स कि यू बिकम अ वैल्यूएबल यूज़र इन अ डिजिटल इकोनॉमी, जिसको फिर और लोग मोनेटाइज़ कर सकते हैं बेस्ड ऑन आप किस कैटेगरी में, एफिनिटी कैटेगरी में आते हैं, किस तरह से आपके इंटरेस्ट हैं। तो आई थिंक वो हम उस स्टेज पे हैं अभी इकोसिस्टम के। सो ये बुनियादी चीज़ें कुछ चेंज होंगी तो तो इकोसिस्टम बिल्कुल अब ग्रो इस करेगा। सारे इकोसिस्टम के रोड मैप के अंदर आ गई एआई, भाई एआई आ गई, ठीक है, और उसने तो बिल्कुल ही नया इकोसिस्टम की ज़रूरत पड़ गई अब, ठीक है। तो ये जो हमारा जो पेस एट विच वी आर ट्राइंग टू कैच अप, डू यू थिंक इट्स एक्चुअली मेकिंग अस मूव फॉरवर्ड, और इट्स मेकिंग अस सॉर्ट ऑफ इररिलेवेंट, और रियली देयर इज नो वे। तो हमें, जब तक हमें ये जवाब समझ में आएंगे, क्योंकि मैं जब फॉर एग्जांपल मैं जब देखता हूँ ना कि इकोसिस्टम इवॉल्व हुआ जी, अब हर बच्चे बच्चे की ज़ुबान पे आईटी है, और पेरेंट्स की ज़ुबान पे, गवर्नमेंट की ज़ुबान पे। सो आई वाज सिटिंग समवेयर, वहाँ बात हो रही थी कि जी पाकिस्तान का क्या फ्यूचर है, कब ये ट्रेड, क्या डेफिसिट, जो करंट अकाउंट डेफिसिट, कब एक्सपोर्ट्स कब सही होंगी, बैलेंस कब होगा। तो वो कह रहे थे कि जी वो 50 एक साल के अंदर ये 2050 तक ये हो जाएगा, और उसमें हम इतने बिलियन डॉलर का रेवेन्यू ले आएंगे, और एक बच्चा, हमारी इतनी आबादी है, अगर हम उसको ज़रब दें एक $2000 से, तो इतने हो जाएंगे, ठीक है, ऑल दैट मैथ्स। एंड आई वाज लाइक, ये तो नहीं मैथ पूरा होने लगा, ठीक है ना, ये तो नीचे जाएगा काम। तो हाउ मच होप देयर इज, इफ आई लुक एट फ्रॉम योर परस्पेक्टिव, तो आप लग रहा है टाइम लगेगा, ये तो चलती है, लेकिन एकदम से कट जाएगा वो डोर, पतंग कट जाएगी, नई गुड्डी उड़ानी पड़ेगी, ठीक है ना, तो उसका क्या करना है? सो बिल्कुल ठीक बात है। आई थिंक वो जो डिजिटल डिवाइड जिसको हम कहते थे ना, इतने डेकेड से इंटरनेट ने जो क्रिएट किया था, वो वॉइड और बड़ा होता जाएगा और बहुत जल्दी होगा बिकॉज ऑफ एआई। लेकिन एआई ऑल्सो ब्रिंग्स लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि पिछले 20 से 30 साल में जो आपकी सारी ऑटोमेशन इंडस्ट्री चली थी ना, वो अब सब कुछ स्क्रैप होकर री ऑटोमेट हो रहा है यूजिंग एआई। अगेन एक बहुत ट्रिवियल काम और एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इस वक्त ये है कि जो काम भी हो रहा था उसमें अब एआई के थ्रू हो रहा है। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एआई फॉर द सेक ऑफ एआई, वो रीइन्वेंट भी हो रहा है काम, ऑफ कोर्स एक डिफरेंट तरीके से तो होगा, ठीक है। सो एक तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी ये है। जब इकोसिस्टम इस स्टेज पे होता है ना, तो उसको बहुत बड़ा एक एडवांटेज होता है। आई नो कि कुछ चीज़ें हम नहीं कर सकते, वी कांट स्पेंड टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स और हंड्रेड्स ऑफ मिलियन डॉलर्स ट्रेनिंग मॉडल्स, बट यू कैन ऑलवेज लीप फ्रॉग। जब आप पीछे होते हैं ना, तो आप कैचअप करने की बजाय आप जंप लगा के आगे आ जाते हैं। मुझे लगता है कि इस वक्त फ्लोर हैज़ बीन रीसेट। वो किस तरह से रीसेट हुआ है कि अब आपने एक चीज़ पॉइंट आउट की कि एजुकेशन में, आईटी में बहुत सारा अटेंशन है। मुझे लगता है एक बड़ी डेंजरस जगह पे खड़े हैं हम। एवरी डिग्री जनरली हैज़ गॉन डाउन इन मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ इन पाकिस्तान। ग्लोबली तो मैं कमेंट नहीं करूँगा, बट लोकली है। एनआईटी हैज़ गॉन अप। उसमें एडमिशन्स भी, सब कुछ, मेरिट्स भी, सब कुछ ऊपर गया है। दिस इंक्लूड्स द बेस्ट इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ एज़ वेल एंड अदर यूनिवर्सिटीज़ एज़ वेल, ठीक है। सो एंड ये सारा जो स्टूडेंट निकलेगा, दे नॉट रेडी फॉर, दे नॉट गोइंग टू बी रेडी फॉर, अगर हमने रिएक्ट ना किया इस टाइम से, बिकॉज वो बढ़ता जा रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और अगर हमने रिएक्ट ना किया, हमने अपनी पेडागोजी को चेंज ना किया, हमने उसको रिस्पॉन्ड ना किया जिस टाइम में हम, तो ये चेंज बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, मैं समझता हूँ कि एआई से हुआ ये है कि वो एक्सपीरियंस विंडो रीसेट हो गई है। अब आपका मेरा एक्सपीरियंस मैटर नहीं करता, मैं ऑनेस्टली बताऊँ, बिकॉज बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज़ थी, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट थी,
हम 20-25 साल से जब इंटरनेट को देखते हैं ना, 30 साल से, तो हम अवेलेबिलिटी और एक्सेस को कंफ्यूज कर रहे थे आपस में। दुनिया भर की इंफॉर्मेशन आपको अवेलेबल तो थी, बट आई डाउट के एक्सेसिबल थी। विद विद जनरेटिव एआई या लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स अब ट्रूली एक्सेसिबल हो गया। आप एक पिन पॉइंटेड क्वेश्चन देते हैं, आपको एक पिन पॉइंटेड 2 जुमलों का आंसर मिलता है उसका। So you can learn everything very quickly. So younger people can move faster, they can stay up for longer, they can work harder. तो मुझे लगता है कि उनके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है टू कैपिटलाइज़ जिस दुनिया में इस वक्त हम रह रहे हैं। अच्छा, एक मुझे जो कन्फ्यूजन होती है ना, वो ये है कि अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है और बड़ी है, लेकिन क्या इनफ लोगों के लिए है? बिकॉज़ जितना बड़ा पूल है ना, एआई की अपॉर्चुनिटी मैं समझता हूँ डिसरप्टिव तो बहुत है, और उसकी उसकी आमद डिसरप्टिव है, और शायद कुछ लोगों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। न्यू न्यू अमीर, ज़्यादा अमीर लोग पैदा होंगे, नए पैदा हो जाएंगे। लेकिन बाय डेफिनेशन या बाय नेचर एआई बेसिकली कह रही है कि वो इंसानों को बहुत ज़्यादा इंसानों को रिप्लेस करने आ रही है। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इतने लोगों के लिए, जो इतने पाकिस्तान में रहते हैं, कम से कम वो इतनी अपॉर्चुनिटियाँ क्रिएट करेगी कि जिससे सारे तर जाएंगे एआई के बोर्ड पे बैठ के। सो ज्यूरी इज स्टिल आउट देयर कि होगा क्या। हम्म। आई थिंक हम सिर्फ प्रेडिक्ट कर सकते हैं, बट आई नो कि इस परहैप्स शायद आर्ग्यूबल है कि शायद इस स्केल पे इतना बड़ा चेंज कभी नहीं आया आज तक ह्यूमन हिस्ट्री में। बट आई थिंक एक चीज़ पे हम थोड़ा सा बिलीव रख सकते हैं कि लोग कुछ नई स्किल सीखेंगे, कुछ नई चीज़ चाहिए होगी। मुझे लगता है आप ये सारी चीज़ों के बावजूद, सारी डेवलपमेंट के बावजूद, एक कंफर्ट ऑफ अ ह्यूमन टच, कंफर्ट ऑफ हैविंग अ कन्वर्सेशन विद अ ह्यूमन बीइंग, आई थिंक वो कहीं जाने नहीं वाली। तो मुझे लगता है वो स्किल्स और ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाएंगी, बिकॉज टेक तो आप बड़ी जल्दी से बना सकेंगे, एप्लीकेट कर सकेंगे, बट वो एक एम्पथाइज करने की जो एबिलिटी है, शायद वो और वैल्यूएबल हो जाएगी। सो आई थिंक अगर एआई उस लेवल पे पहुंच गई जहाँ पे वो सब कुछ खुद आपको करके, ह्यूमन टच, वो आपसे कहेगी तुम्हें नहीं गल कर, ठीक है ना, तो तेन मेरे नाल की मसला है, खुद ही पूछना शुरू हो जाए और बैठी नहीं रहेगी रुस के कि जी उसको कहेंगे तो करेगी, ठीक है ना। तो शायद ये जो बात है ना, ह्यूमन टच बीच में आ जाएगा, और हर हर जगह पे एआई बेस्ड एक्सपीरियंसेस है, लेकिन उसके और आम लोगों के बीच में जो एंग्जाइटी रखते हैं एआई से डील करने की, उसके बीच में लोग खड़े हो जाएंगे कि जनाब टिकटें मेरे से बुक करवा लें, फलां काम मेरे से करवा लें, ये काम मेरे से करवा लें, ये रिपोर्ट मैं भेज दूंगा सफाई वाले आपके घर में, लाइक ऑल दैट स्टफ। तो लेकिन अगर उस लेवल पे पहुंच गई, जो कि शायद किसी को पता नहीं कि कब पहुंचेगी और पहुंचेगी कि नहीं, तो फिर मेरे ख्याल से तो ऑपरेटर की कोई ज़रूरत नहीं रह जाती। आई थिंक दुनिया में ना इसके भी वो आप साइंस फिक्शन में देखते हैं ना, साइंस फिक्शन राइटर्स जो होते हैं वो कटिंग एज उठाते हैं और उस पे कोई 100 साल या 1000 साल बाद की दुनिया को इमेजिन करते हैं। तो एक वो भी दुनिया है स्टार ट्रैक वाली, मे बी हम यूनिवर्स को, गैलेक्सीज को एक्सप्लोर करने की तरफ चले जाएंगे, कुछ और नया काम करेंगे। That's हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि एक तो एलिमेंट है ना जनरेटिव एआई का, कि अच्छा इमेज जनरेट कर रहे हैं हम, या जो है हम कोई सॉफ्टवेयर लिख रहे हैं एआई से, बट रिसर्च के अंदर एआई इज ब्रेक थ्रूज हो रहे हैं प्रोटीन फोल्डिंग के अंदर, अंडरस्टैंडिंग के क्या कहते हैं, प्रोटीन्स कैसे कंस्ट्रक्ट होती हैं, लाइफ की बेसिस क्या है। फिनोमिनल अमाउंट ऑफ वर्किंग इज बीइंग डन। जो अल्फागो गूगल का एल्गोरिदम्स है, वो अल्फा फोल्ड के नाम से अब वो उन्होंने किया है, प्रोटीन्स को वो डिकंस्ट्रक्ट करना, और कैसे सीक्वेंसेस होते हैं उसके, क्या शेप्स होती हैं प्रोटीन्स की, इसेंशली ये काम था अल्फा फोल्ड का। सो तो हु नोज कितनी तेज़ी से आगे आगे क्वांटम कंप्यूटिंग आ जाएगी, तो फिर सब कुछ वैसे ही रीसेट हो जाएगा। आपकी सारी जो है साइबर सिक्योरिटी की स्पेस, आपकी आपकी सारी डेवलपमेंट की स्पेस, एक आई थिंक उससे भी एआई से ही बहुत बड़ा रीसेट आएगा जब क्वांटम कंप्यूटिंग मेन स्ट्रीम होगी। सो आई डोंट थिंक सो कि हम सेफली प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि क्या होगा। प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकते, बट वही बात है कि डायरेक्शन तो ऐसी ही है ना कि डिमांड सप्लाई का जो बैलेंस है ना, वो ख़राब होगा, और शुरू की सीटें जो निकलेंगी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो उसको अडॉप्ट कर लेगा वो तो चला जाएगा। लेकिन दरमियान वाले, मुझे लगता है कि एक बहुत भयानक, यानी लोग इसको जब मैप करते हैं ना पिछले बूम्स के साथ, तो मुझे बस समझा लगता है ये सही वन ऑन वन कंपैरिजन ही नहीं है। फेयर इनफ आई थिंक, बट यूनिवर्स हैज़ इट्स बैलेंस। अब अब उस बैलेंस पे हम कैसे पहुंचेंगे, वो एक बहुत वो क्वेश्चनेबल उसमें सी बात है। उसमें उसमें जंगें क्या भी कोई हैं, कलिंग होगी, उसमें जंगें भी होती हैं, और लोग फिर करोड़ों में मरते भी हैं। या लेकिन जब आप कहते हैं ना आप उनमें से हैं जिन्होंने मरना है बैलेंस करने के लिए, तो फिर आप कहेंगे कि मुझे नहीं चाहिए।
अच्छा खैर, अच्छा अब एक सवाल मेरा ये है कि जी जो कि मुझे लगता है कि एक रीसेंट कुछ टाइम में मुझे ना ये इंक्वायरीज़ बहुत आनी शुरू हो गई हैं, और बहुत ज़्यादा लोग रीच आउट करना शुरू हो गए हैं फ्रॉम माय सर्कल, ठीक है ना, फैमिली या इस तरह, कि वो मुझसे पूछते हैं कि यार कुछ तुम बहुत सक्सेसफुल हो या वटेवर, तो तुम यार ये ज़रा इस बंदे को ना कहीं लगवा दो, या इसको ज़रा बताओ, गाइड कर दो कि वो क्या चीज़ है कि जो ये नहीं कर रहा और इस वजह से स्ट्रगल कर रहा है। ठीक है, ये ग्रेजुएट हुआ हुआ 6 महीने हो गए हैं, इसको साल हो गया है, कुछ कहीं बैठा हुआ है, कुछ कर नहीं रहा। मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं होता, और उसकी एक बहुत बड़ी वजह पर्सनल भी है कि मैं बहुत तंग आके मैंने ये कंक्लूड किया है कि कुछ लोगों का कोई इलाज नहीं है, और उनको सच सुनने की आदत नहीं है, और मैं उनकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। आई एम श्योर आपको भी लोग कांटेक्ट करते होंगे इस तरह के, मतलब तो आपका क्या रेसिपी है टू रिस्पॉन्ड टू दिस काइंड ऑफ सिचुएशन वेयर somebody is having high expectations from you as because you are something, they have seen you on podcasts or you have heard your talks or whatever, और अब वो चाहते हैं कि जनाब आपके पास वो सोल्यूशन भी होगा, आप दैट्स व्हाट यू आर टेलिंग एवरीवन, क्या आपका रिस्पॉन्स होता है? आई थिंक मेरा रिस्पॉन्स वैसे तो बहुत कैंडिड होता है। हर इंसान ने खुद अपने लिए एक पाथ कार्व करना है। मैं तो ओनली डाला कोई फ़ायदा नहीं, माँ मेरा कोई फ़ायदा है नहीं एसेंशियली इसमें। इसका क्योंकि जवाब देना पड़ता है। कोई भी काम आपने सवाल पूछा ना, कोई भी काम कैसे किया जाए, तो उसका जवाब ये होता है उसको किया जाए, और कोई उससे बेहतर जवाब नहीं है। तो आपको आई थिंक उसको करने की एक अपनी ज़ात के अंदर एक खुद को इंक्लिनेशन होनी चाहिए, जिसके अंदर वो नहीं मोटिवेशन नहीं तो है, वो मैं कुछ नहीं कर डेविल सकता। सर्टिफिकेट तो जी मैं आप ही करना है, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ क्यों आया? ठीक है। मत आए, मैं तो अप्रिशिएट करता हूँ इस बात। सो बात यही है कि हमें एसेंशियली किस पाथ पे चलना चाहिए। आई थिंक सोसाइटी को एक, जैसे हमने कहा था ना, फेलियर एक जर्नी ऑफ डिस्कवरी को का रूम देने की ऑप्शन होनी चाहिए लोगों को। हमें हमें लर्निंग की तरफ जाना चाहिए। मेरा जो पर्पस, जब भी कोई मुझे रीच आउट करता है, तो मैं सिर्फ़ उनको सपोर्ट करता हूँ इन फिगरिंग आउट द क्वेश्चंस दैट दे वांट टू आस्क। वो एक किताब है ना, हिचहाइकर्स गाइड टू गैलेक्सी। सो उसमें डगलस एडम की किताब है, और उसमें वो क्या करते हैं कि दे मेक दिस सुपर कंप्यूटर व्हिच इज़ ट्राइंग टू आंसर कि व्हाट्स द आंसर टू लाइफ, यूनिवर्स एंड एवरीथिंग, और वो आंसर निकलता है 42। सो मेरी इसकी इंटरप्रिटेशन ये है कि द रिडिकुलसनेस ऑफ दिस आंसर 42, इतना अजीब सा आंसर है, ये क्या आंसर है? टेल्स अस किस सवाल इम्पोर्टेंट है, जवाब इम्पोर्टेंट ही नहीं। तो आई थिंक मेरी इंक्लिनेशन जनरली यही होती है टू पुट पीपल ऑन दैट पाथ कि सोचो भाई, क्या सवाल क्या करने चाहिए तुम्हें, बाकी इट्स ऑन दैम। जनरली आई फील के जो भी होगा, जिस दौर में की तरफ हम जा रहे हैं, अगर हम क्रिटिकल थिंकर्स और सेल्फ लर्नर्स बना रहे हैं, तो जो भी होगा वो उस अडॉप्शन के लिए वो रेडी होंगे। अगर हम वो चीज़ नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं, अगर हम टूल्स पे और ईज़ी चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं, जैसे हम बात करते हैं ना, अभी एकेडमिया में बात करते हैं कि स्टूडेंट, अब हम क्लासरूम्स में एआई की बात नहीं कर रहे, डरते-डरते, और स्टूडेंट अपना सारा काम पॉन ऑफ कर रहा है चैट जीपीटी को। वो यहाँ से क्वेश्चन उठाता है, उधर पेस्ट करता है, उधर से उठा के आंसर इधर पेस्ट करता है। ठीक है, सो तो क्या करें? आई थिंक पहले तो एक्नॉलेज करने की ज़रूरत है, ये रियलिटी है आजकल के दौर की। सो उसके बाद पहली तो बात ये करें कि नाउ पहली अपॉर्च्युनिटी है, एनीबॉडी कैन बी अ 10x इंजीनियर। तो काम क्या करें, 10 गुना काम देना ज़्यादा शुरू कर दें लोगों को यार, ठीक है? और फिर देन हेल्प देम डेवलप अ थॉट प्रोसेस, गिव देम चैलेंजेस दैट हेल्प देम बिल्ड दोज़ गार्ड रेल्स है, वो एआई को इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि अगर ये तो जो होगा सो होगा कि हम शायद कोई पता नहीं दुनिया में यूनिवर्सल इनकम की तरफ जाएँ, या क्या हो, क्या ना हो, जो बड़े चेंजेस हैं। बट उससे बहुत पहले आई थिंक मुझे ये फ़ील होता है कि एआई हमें हमें बाहर बाद में निकालेगी, हम खुद अपने आप को पहले बाहर निकाल रहे हैं। बाय बीइंग द लेज़ी पीपल, कि हम एआई का इस्तेमाल उस तरह से कर रहे हैं कि जस्ट लेज़ी यूज़ ऑफ एआई, कि हम बस इधर से पेस्ट इधर किया और उधर से इधर पेस्ट कर दिया। आई थिंक वी नीड टू लेट गो ऑफ दैट फर्स्ट, वरना एआई हमें बहुत बाद में रिप्लेस करेगी, हम खुद अपने आप को रिप्लेस करवा देंगे। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन आई जस्ट वांट टू आस्क यू कि एथिक्स और मीडियोक्रिटी, ठीक है ना, इसका कितना रोल है, या एक होता है कि आप एक स्किल सीखें, ठीक है, कोई स्किल सीख लूँगा मैं, लेकिन मेरा माइंडसेट बहुत ही गलत है, ठीक है ना, और मैं समझता हूँ कि अगर माइंडसेट ठीक नहीं होगा तो आप कुछ भी करेंगे, आपका माइंडसेट आपको रुकावट डालेगा आगे बढ़ने में। और हमारी इंडस्ट्री में भी मैं ये बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ कि कंपटीशन वर्सेस कोलैबोरेशन, ठीक है ना, इस तरह का कुछ, मतलब हमारा कंपटीशन की तरफ ही जाते हैं, टांग खींचते हैं, हर बंदा अपनी कंपनी बनाने के चक्कर में, और ये सब, और एक दूसरे की कोई ख़ास वो नहीं करते ना, एक दूसरे से मिलते हैं
ये देखने के लिए क्या कर रहा है, लेकिन मतलब कोई उनसे लेने जाते हैं, कोई चंगी चीज़ है मेरे पास, नहीं तो मेरे पास जो है मैंने नहीं देनी, इस तरह का माइंड सेट है। तो आपके ख्याल से हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ टू प्रायोरिटाइज वैल्यूज़ ओवर स्किल्स या रेसिपी ऑफ सक्सेस जो कि मॉनेटरी टर्म्स में होती है, और अगर है आपके ख्याल से इम्पोर्टेंस, तो हाउ शुड वी कन्वे दिस? आई थिंक बड़ा इम्पोर्टेंट किसी भी सोसाइटी में जो डिग्रेडेशन होती है ना, आई थिंक उसकी वजह ये होती है कि वो सोसाइटी अपनी सिविक सेंस और एथिक्स लूज़ कर जाती है ओवर अ पीरियड टाइम। तो इसलिए उसका डाउनफॉल होता है। मैं इतना इस पे बिलीवर हूँ कि मैं समझता हूँ गलत नीयत से सही काम भी किया जाए ना तो आउटपुट गलत निकलती है। क्योंकि इवेंचुअली एंड दिस इज़ अ हर्डल जो आपको सारी ज़िंदगी आती है ना, अगर आप कंपनी बिल्ड कर रहे हैं विद गलत माइंडसेट, विद रॉन्ग एथिक्स, सो वो आपके रास्ते में हर वक्त हायल होंगे। वो आपकी कंपनी के कल्चर को इफ़ेक्ट करेंगे। वो कल्चर इवेंचुअली गलत होगा तो आपकी ग्रोथ इफ़ेक्ट होगी और आपको नए-नए चैलेंजेस निकल के आएँगे। दूसरी चीज़ जो है ना कि आई थिंक कोलैबोरेशन पर्सपेक्टिव से वो जो माइंडसेट है ना कि हमें वी नीड टू ये भी एक कंडीशनिंग का पार्ट है कि फॉर अस टू विन समबडी हैज़ टू लूज़। ये एक हमने हमने सोच लिया हुआ है। हम विन-विन के माइंडसेट से आते नहीं किसी भी डील के अंदर। सो मैं समझता हूँ कि अगर आप मैल इंटेंशन से किसी डील के अंदर दाखिल हो रहे हैं ना, तो आप सेफली अज़्यूम कर लें कि सामने बैठी पार्टी भी किसी मैल इंटेंशन से ही आ रही है। सो आप एक-दूसरे का नुकसान ही करने आ रहे हैं। सो आई थिंक इस पे बहुत फ़ोकस करने की ज़रूरत है और इसका आगाज़ होता है लोगों को एम्पैथी एम्पैथाइज़ करना सिखाना। अच्छा, मसला ये है कि एम्पैथी पढ़ाई या सिखाई इतने आराम से पढ़ाई तो जा नहीं सकती। सो एम्पैथी आपको आपके लाइफ़ एक्सपीरियंसेस से आती है। सो दूसरा बेहतरीन तरीका ये है कि लोगों को ऐसी एनवायरनमेंट पे रखा जाए जो डाइवर्स हो और जहाँ एम्पैथी प्रैक्टिस होती हो। तो आप एम्पैथी जो समझे कि वो एक ऑस्मोसिस का प्रोसेस है, उसके थ्रू इनकलकेट होती है लोगों के अंदर। सो दे हैव टू बी इन दैट प्लेस जहाँ एम्पैथी प्रैक्टिस होती है। हमने अपने एक्सपीरियंस में देखा कि इसी नफ़्सा-नफ़सी के आलम में जब लोग अपनी विन क्रिएट करना चाहते हैं, दे डोंट वांट अदर्स टू विन। हमने जब अभी कम्युनिटी बिल्ड की 10,000 गेम डेवलपर्स की, उसमें लोग एक-दूसरे को सिखा रहे हैं। और मैं बहुत ज़्यादा समझता हूँ उसका इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब हमने किसी गर्ज़ के बगैर उनमें इन्वेस्ट किया, तो वी शोड देम कि दुनिया में ऐसे लोग हैं दैट विल इन्वेस्ट इन यू विदाउट एक्सपेक्टिंग अ रिटर्न। हुँ। एंड वो थॉट प्रोसेस जो है वो आगे चलता है। सो आई थिंक जब आप किस यू हैव टू ट्रस्ट द कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ इम्पैक्ट। जब हम बात करते हैं ना तो हम किसी सोसाइटी को आप चेंज करते हो तो आप सोसाइटी को चेंज करने नहीं निकलते। आप अपने इर्द-गिर्द जो लोग हैं ना उनकी लाइफ में कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट करने की कोशिश करते हैं। एंड फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स यू नीड टू ट्रस्ट द कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ दैट इम्पैक्ट। आपने आज किसी की ज़िंदगी को अच्छा टच किया, पॉजिटिव टच किया, वो आगे किसी को इम्पैक्ट करेगा, आगे किसी की ज़िंदगी में कोई वैल्यू लाएगा एंड सो ऑन सो फॉर्थ। और वो एक वेव बनेगी। दैट्स हाउ यू चेंज थिंग्स। आप यू कांट चेंज, आप फोर्स नहीं कर सकते चेंज किसी भी सोसाइटी के अंदर। सो आई एम अ बिग बिलीवर कि अब हमें बड़ी-बड़ी बातें छोड़ के हमें अपने अंदर झाँकने की ज़रूरत है और अपने इर्द-गिर्द की एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करेंगे जब हम, तो खुद ब खुद वो चेंज लाएगी जो हम चेंजेस की हम ड्राइंग रूम कन्वर्सेशंस करते हैं। राइट, राइट। ज़बरदस्त जी। आई थिंक आई जस्ट वांट टू टच अपॉन दीज़ क्वेश्चंस, ठीक है, रैंडम से थे थोड़े से, बट आई बिलीव आई आई इनवाइट पीपल जिनके पर्सपेक्टिव को मैं वैल्यू करता हूँ बहुत ज़्यादा, और मैं चाहता हूँ कि सवाल मेरे मोर लेस सेम ही होते हैं, लेकिन मुख्तलिफ लोगों से सुनने के बाद शायद एक स्पेक्ट्रम बन जाता है जो ऑडियंस के लिए, कि जो उससे समझ सकें कि अच्छा ये सही क्या है इसके बीच में। So I think I've touched upon things that I want to discuss. Anything else you want to say? Ask me anything. So I think either we are good. आई थिंक थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। चल यार, बहुत अच्छा लगा। इंशाल्लाह we'll have some more sittings किसी दिन और किसी मूड में, तो we'll talk about casual stuff as well. ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। Thank you so much for watching. I hope you guys will learn something from our discussion. Stay tuned for next episode. Assalamu alaikum.